अब ये बड़ा मसला एक है और आज जो बातचीत होगी वो जानकारी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग सभी नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं और इस सिविक साइंस में हम समझते हैं कि विधायिका, लोकतंत्र के जो अलग अलग स्तंभ हैं, न्यायपालिका, इनका क्या महत्व होता है, कौन किससे बड़ा है, छोटा है। अभी एक ऐसा दौर भी आता है कई बार प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में देखते हैं जब हम इन चीज़ों को ज़्यादा गहराई से देख समझ पाते हैं कि देखिए देश कैसे चलता है। आपने देखा वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा डिस्कशन हुआ है, उसके बाद में एक इंटरिम आदेश आना था, उसको फ़िलहाल रोका गया और उसके बाद में 2-3 कुछ बिंदु आए हैं जिस पर कोर्ट ने भी वो सब जवाब मांगा है सरकार से। अब ये जब जवाब मांगा गया है तो ये एक एक्ट पर मांगा गया है, एक बिल पर मांगा गया है। बिल किसने बनाया है? विधायिका ने बनाया है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने। और सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि देश में न्याय की मांग करने के लिए वहाँ पर जाया जा सकता है। अब एक नई बहस ये शुरू हो गई, कौन ऊपर है, न्यायपालिका, विधायिका। हालांकि ये कोई नई बहस नहीं है, ये बहुत कई बार आमने सामने आते रहे विधायिका और न्यायपालिका। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे और कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। ये उन्होंने कोर्ट पर टिप्पणी करी है, जस्टिस पर टिप्पणी की है। उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया जिसमें राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर विधेयक पर फैसला लेने की समय सीमा तय की गई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति को तय समय में फैसला लेने को कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति देश का सबसे सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति संविधान की सुरक्षा की शपथ लेते हैं, जबकि सांसद, मंत्री, उपराष्ट्रपति और जजों को संविधान का पालन करना होता है। हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते जहां राष्ट्रपति को निर्देश दिए जाए। आपको सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या का अधिकार है और वो भी 5 या उससे ज्यादा जजों की संविधान पीठ ही कर सकती है। क्या कहा है पहले तो जगदीप धनखड़ साहब ने, वो सुनिए आप। Only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. देखिए बहुत स्पष्ट है कि माननीय उपराष्ट्रपति किसी कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। जो मसला चल रहा होता है वो कई बार बातें निकलकर सामने आती हैं, उन पर कई बार सवाल जवाब होते हैं, कुछ चीज़ों को इंटरप्रेट किया जाता है। लेकिन इस समय पर देश के उपराष्ट्रपति का ये बयान आना बड़ा महत्व की बात है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बहस भी है। इसको बहुत सारे लोग इसके कई पहलू निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए मैं स्वयं ऐसा मानता हूँ कि ये एक निश्चित तौर पर स्वस्थ लोकतंत्र की व्याख्या भी करता है कि हमारे देश में हम अलग अलग मुद्दों को खुले मंचों से स्वतंत्रता के साथ में रख सकते हैं और ये हमारी खूबसूरती है, हमारी शक्ति भी है। हाँ, ये बात इतर है कि विधायिका और न्यायपालिका दोनों में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, इसकी जो खींचतान है ये कोई नई नहीं है। पहले भी कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर इस तरह की अड़चनें आई हैं। जब वक्फ के नए बिल की बात हो रही थी तब ये कहा जा रहा था कि जिन लोगों का विरोध है उनके पास में ये मौका है कि वो आगे कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। आइए इसको समझते हैं। देखिए ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैं भी खुद सुनना चाहूँगा। बड़ा अच्छा पैनल मेरे साथ है जानकारों का।
देवकीनंदन मिश्रा जी हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कई मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। इसी तरह से आज मेरे साथ पैनल पर ख़ास तौर पर विकास सिंह जी जुड़ रहे हैं, बहुत ही देश के प्रतिष्ठित वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हैं, दोनों से बातचीत करेंगे। विकास जी, सबसे पहले तो जगदीप धनखड़ साहब ने जो कहा है उसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इंटरप्रीट कीजिए। विधायिका, न्यायपालिका, कौन बड़ा कौन ताकतवर, इसकी क्या व्याख्या की जा सकती है और क्या ये बड़ा छोटा कुछ निर्धारित किया गया है? एक तो पहले मैं बोल दूं, एक्चुअली इसके बाद मैं निकल जाऊंगा, मैं रुक नहीं पाऊंगा शो के लिए, लेकिन आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि बहुत ही सही बात उन्होंने कही है धनखड़ जी ने, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखिए तो हर को अपने दायरे में रहना है। कल को अगर मान लीजिए पार्लियामेंट एक कानून बनाए कि जो मैटर सुप्रीम कोर्ट 2 साल तक डिसाइड नहीं कर पाएगा वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर हम डिसाइड करेंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त करेगा इस बात को? इसलिए कहीं ना कहीं एक सीमा जो रेखा बनी हुई है, जो जिस सीमा में आपको रहना है, उस सीमा का पालन होना बहुत ज़रूरी है। ये दूसरी बात है कि कोई एकाध केस में अगर सुप्रीम कोर्ट में सारे एफिडेविट आने के बाद अगर लगे कि हाँ इस मामले में बहुत ही ज़्यादा डिले किया जा रहा है और इनऑर्डिनेट डिले है बहुत ज़्यादा इसके अंदर, तो एक इक्के दुक्के मामले में कहना तब भी समझ में आता है। लेकिन ये कहना कि हर केस में इतने टाइम में अगर नहीं करेंगे तो उसको माना जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट को कहना भी है तो जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के मामले हैं जहाँ पर कि जजेस ने अपने कॉलेजियम से भेज देता है, और चूंकि उन्होंने अपने जजमेंट के द्वारा अपने पास ये अधिकार रख लिया है, तो अगर वो जो एक बार नाम भेज दें और अगर वो नोटिफाई ना हो तो एक टाइम लिमिट के बाद उसको एज्यूम कर लिया जाए कि नोटिफाई हो जाए, तब भी बात समझ में आती है। लेकिन जो प्योरली पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट है, जो पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के पास जाता है उनके अप्रूवल के लिए या उनके एक्सेप्टेंस के लिए, उसमें कहना कि ये एक टाइम लिमिट के बाद अगर वो नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली डीम्ड अप्रूव्ड हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक सीमा का उल्लंघन करना है और वो बहुत औचित्य नहीं है कोई भी एक हेल्दी डेमोक्रेसी में। जी, एक बहुत छोटा सा सवाल, धन्यवाद। मेरे को एक्चुअली एक छोटा सा सवाल, लेकिन जाते जाते बताते जाइए इसको, क्योंकि आप जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तो ये जरूर पूछना चाहेंगे। हम जानते हैं कि जगदीप धनखड़ साहब तो जानते ही हैं, संवैधानिक पदों पर रहे हैं, लेकिन माननीय कोर्ट में बैठे जस्टिस भी इस बात को जानते हैं जो बात आप कह रहे हैं। तो फिर ये टसल क्यों होती है? क्या यहाँ पर कोई एक ताकत की आप लड़ाई देखते हैं विधायिका न्यायपालिका के बीच में? देखिए, मैं इस मामले में था नहीं, इसलिए मेरे को नहीं मालूम क्या बहस हुआ, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कोर्ट के इस तरह के फैसले तभी आते हैं जब सरकार के पक्ष पे सही तरह से बहस ना हो, सरकार अपना फोर्सफुली बात ना कहे। तो आपको याद होगा जब ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी बनाने की बात थी, जब मैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल था, तो मेरे को एनवायरनमेंट सेक्रेटरी ने कहा कि हमको कोर्ट का बनाया हुआ आदमी नहीं चाहिए। हमने कहा नहीं चाहिए तो नहीं बनाइएगा। बोले ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट से बोलूँगा। मैंने कहा देखो आपकी सीमा बड़ी सीमित है। चीफ जस्टिस उस समय थे सबरवाल, उन्होंने कहा कि आज तक कोई अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल ने नहीं बताया कि हमारी सीमा सीमित है, आप बताइएगा। हमने कहा सीमा तो आपकी वही है और जजमेंट भी उस पर, आप जजमेंट देखिए आपकी सीमा कहाँ तक सीमित है। तो उनको रियलाइज़ हुआ। लेकिन क्या होता है ना, ज़्यादातर सरकार के पक्ष से ये बहस होता ही नहीं है। कोई सरकार के पक्ष से ये बोलने को तैयार नहीं है कि आपकी सीमा सीमित है, आप इसके बाहर नहीं जा सकते। अगर ये कोई बोलेगा नहीं तो जजेस के लिए सीमा को पार करना ऐसे केसेस में स्वाभाविक हो जाता है। अल्टीमेटली वो भी ह्यूमन बीइंग है, कोई अगर उनको बताएगा नहीं तो कभी कभी सीमा उल्लंघन कर देना उनके लिए पॉसिबल हो सकता है। जी धन्यवाद। जी, आपसे मेरी बड़ी लंबी चर्चा भी हुई थी और मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप उस चर्चा को अवश्य देखें। भारत एक्सप्रेस के कॉन्क्लेव में भी विकास जी आए थे, सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, और उन्होंने न्याय व्यवस्था के ऊपर अपनी कई टिप्पणियां रखी थी। हालांकि उन्होंने अभी अपनी संक्षिप्त बातचीत में, ये एक अच्छा है कि इस चर्चा की शुरुआत हम ऐसे कर रहे हैं। देवकीनंदन जी, आपने सुना भी, खुद सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं विकास जी, अधिवक्ता तो हैं ही, लेकिन उससे ज़्यादा वो सरकार के पहलू को कोर्ट के सामने ऐसे इस तरह के मामलों में जो आज अड़चन आई, जैसे कि आज आपने देखा सॉलिसिटर जनरल ने ही अपनी बात को रखा, उन्होंने जो पक्ष रखे थे उसके बाद में ही ये इंटरिम आदेश के बारे में जानकारियाँ या जितनी बातें चल रही हैं वो सामने आ पाई हैं। कुल मिला के आप इस बयान को कैसे देखते हैं, और क्या विधायिका और न्यायपालिका
ये एक स्वस्थ रस्साकशी है जो कि हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाती है, इससे तर आप इसको ताकत की लड़ाई के तौर पर देखते हैं? नहीं, इस तरह की जो रस्साकशी है ये कोई पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन इस समय कुछ ज्यादा हो रही है। आपको धनखड़ जी के बयान से पहले परसों, बल्कि एक दिन और पहले की बात है, किरण रिजिजू के बयान पर ध्यान देना चाहिए। किरण रिजिजू ने कोर्ट को एक तरीके से धमकी कर, सुप्रीम कोर्ट को धमकाया था, धमकी देकर के कहा था कि इस तरह कैसे जो है संसद अगर कोई कानून पास करती है तो उस पर कैसे कोई रोक लगा सकती है कोई कोर्ट। ये जस्ट लाइक धमकी थी। और वैसे भी जो धनखड़ साहब है, धनखड़ साहब इस तरह की बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। धनखड़ साहब ने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मसले पर ऐसी स्थिति में इस तरह का आदेश क्यों पारित करना करा तमिलनाडु के मामले में। जी, तमिलनाडु के गवर्नर मनमानी कर रहे हैं, सरकार, चुनी हुई सरकार के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। जो विधेयक संसद विधानसभा में पास हो रहा है, गवर्नर उसको मंजूरी नहीं दे रहे हैं। तो आखिर मंजूरी कितने दिन नहीं देंगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल तक मंजूरी आप नहीं दे रहे हैं, और 4 साल तक ये सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है, और केस चलने के बाद तब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है कि ये आज की तारीख से ही जो विधेयक हैं वो पास माने जाएंगे। ये गवर्नर को सोचना चाहिए। सबसे पहले तो राष्ट्रपति को गवर्नर को तलब करना चाहिए और गवर्नर से पूछना चाहिए कि भाई आप 4 साल तक किसी विधेयक को कैसे रोके रह सकते हैं। अगर इसी तरह से जो गवर्नर करने लगे फिर तो चुनी हुई सरकारों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ये किस कंटेस्ट में ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, इसको भी धनखड़ साहब को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि आप परिस्थिति जन्य तो हम देख रहे हैं चीजें, बहुत चीजें हो सकता है, मैं मानता हूं आपकी बातें कुछ जगहों पर सही हो सकती हैं, लेकिन यहाँ बात अधिकारों की भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को कुछ कहने का, निर्देश देने का अधिकार है? नहीं। जगदीप धनखड़ साहब ने सीधा वो पॉइंट उठाया है कि आप राष्ट्रपति को कह रहे हो 3 महीने में आपको ये करके देना है, आप कैसे कह सकते हो राष्ट्रपति को? नहीं, आप ये इसको दूसरी तरीके से देखिए। जैसे क्या है, बहुत सारे सरकारी महकमों में फाइलें 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल तक पड़ी रहती हैं। फाइल पड़ी हुई है, कोई सुनवाई नहीं है, पब्लिक परेशान हो रही है, दौड़ रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पता भी नहीं चलता है कि फाइल कहाँ है। तो एक तय सीमा तो होनी ही चाहिए किसी भी फाइल के निस्तारण के लिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मिनिस्टर हो, आईएएस हो, डीएम हो, एसपी हो, सचिव हो, प्रमुख सचिव हो, चीफ सेक्रेटरी हो। एक गाइडलाइन इस पर बननी चाहिए। सरकार बना नहीं रही है। जब सरकार जो काम नहीं करेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि न्यायपालिका सुप्रीम है, वो भी सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम है वो। सुप्रीम कोर्ट इसी नाते उसका नाम रखा गया है क्योंकि वो सबसे बड़ी, मतलब सबसे ज्यादा सुप्रीम है। तो सुप्रीम कोर्ट को कोई तो गाइडलाइन देनी पड़ेगी। ये आपने बड़ी अच्छी लाइन मुझे दी। सुप्रीम तो है लेकिन कोर्ट में सुप्रीम है। अब कोर्ट भी क्या विधायिका से ऊपर है, ये एक बड़ा चर्चा का विषय। और आज का नहीं, विधायिका से ऊपर और नीचे की बात यहाँ बची नहीं है। यहां तो बात वही ना, धनखड़ साहब का प्रश्न क्या है, वो जो कोर्ट करे। चलिए, नवरत्न चौधरी जी हमको सुन रही हैं, वो कानून के मामले में थोड़ा, क्योंकि बहुत सीनियर अधिवक्ता हैं देश की, तो वो थोड़ा सा इसको समझाएंगी। सुन भी रही थी आपकी मेरी चर्चा को। तो नवरत्न जी, आप बताइए, कानून के मामले में सचमुच में समझ में नहीं आता है, लेकिन ये थोड़ा सा जब अधिकारों की बात आती है तो हमें तो ये पता है कि लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार है, जनप्रतिनिधि हैं, फिर विधायिका जो बनी है, वो सर्वोपरि है, और संविधान का अनुपालन करवाना ये कोर्ट का, ऐसा मोटा मोटा समझ में आता है। लेकिन थोड़ा आप बताएं, क्या ये कोई टसल चल रही है कि न्यायपालिका और विधायिका में कौन ज्यादा बड़ा है? जगदीप धनखड़ जी के बयान को हम कैसे समझें? देखिए, इसको अगर हम शुरू करें तो सबसे पहली जो चीज है, हमारा देश एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट सुप्रीम है। हर जज की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करता है। अब यहाँ पर टसल 2 लेवल पे है, एक गवर्नर जो जिक्र हो रहा है, दूसरा प्रेसिडेंट। ऐसा है 1992 में, अगर याद हो, एसआर बुम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक गवर्नर्स की पावर को मिसयूज जब करके सरकारें गिराई जा रही थी, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने उन सारी चीजों का व्याख्यान किया था। वो खैर अलग चीज है, पास्ट में होता रहा है। जहां प्रेसिडेंट की बात आती है,
निश्चित तौर पे प्रेसिडेंट सुप्रीम है, इनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो किसी तरह का समय निर्धारित कर सके। हाँ, पास्ट में ऐसा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट को किसी चीज में ओपिनियन की जरूरत है तो उसमें इन लोगों को तलब किया जा सकता है। तो ये जो भी इन लोगों का फैसला है उसको ओपिनियन के लेवल में रखा जा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसी कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि टाइम लिमिट में, अगर आप मुझे बताएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कानून में अगर टाइम लिमिट के अंदर प्रेसिडेंट एक्ट नहीं करते हैं तो क्या अकाउंटेबिलिटी ये लोग कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। इसलिए ऑटोमेटिकली वो जो चीज है वो ओपिनियन में चली जाती है, Yes. जो कि पास्ट में भी होता रहा है। अब रही आर्टिकल 142 की बात, ठीक है रिट इशू करता है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक जो महकमा है वो अपनी लिमिटेशंस को समझने में थोड़ा सा हिल जाता है, जो यहाँ हो रहा है। अब गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई वगैरह सब हमने बना रखी है, तो क्या यहाँ पे जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं है? अगर ये लोग किसी भी कारण से, किसी भी मानसिकता के तहत अगर ये प्रेसिडेंट का टाइम नियुक्त कर सकते हैं तो इनकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ जाती है? अब आप ये बताइए, क्या जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए या नहीं, और कौन बनाएगा? इंटरेस्टिंग। अब जज का जो करप्शन है, अब आप मुझे एक बात बताएं, जी, जजेस के जो करप्शन है उसकी तहकीकात कौन करता है? इन हाउस कमेटी। हाँ, इन हाउस कमेटी जिनके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर ही नहीं है। आप एक बात बताएं, आज तक एक जज का नाम बताएं जो करप्शन या किसी के तहत जेल गया हो? क्या गया आज तक? हाँ, तो ये पावर जो है वो तो नहीं बताएंगे, बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पे अकाउंटेबिलिटी मिसमैच है। जिनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के तहत होती है, ये कोई भी ओपिनियन दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग। ये देखिए, जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। देवकी नंदन जी, अभी आप बताइए, ये नवरत्न जी, मैंने कहा ना कि देखिए कानून के जाने, संदीप जी भी मेरे साथ जुड़ गए। संदीप जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन देवकी नंदन जी का थोड़ा सा पक्ष क्योंकि डिफरेंट था, और वो एक डिफरेंट एंगल आएगा नवरत्न जी की बात के बाद। अब आप क्या कहेंगे? अकाउंटेबिलिटी की बात है या तो जजों की अकाउंटेबिलिटी की बात? और मुझे तो कुछ कहते हुए बड़ी घबराहट होती है। मैं खुद एक बीइंग अ जर्नलिस्ट बहुत कुछ झेल चुका हूं पास्ट में, तो मैं बड़ा कानून पे बहुत संभल कर बोलता हूं, इसलिए आप लोगों को बैठा लेता हूं, जो बोलना है वो बोलिए। अब बताइए, आप जो नवरत्न जी कह रही हैं, जजों की अकाउंटेबिलिटी कहां है? प्रवीण जी, एक वक्त था कि मीडिया एक लाइन न्यायपालिका के बारे में नहीं लिखता था। आज न्यायपालिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक जज साहब के घर में जले हुए नोट दिखाई देते हैं, पूरे देश क्या पूरी दुनिया उसको देखती है, तो उस जज पर भी सवाल खड़े होते हैं। मैडम जो कह रही है बिल्कुल सही कह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी तो सबकी बनती है, चाहे वो जजेज हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या उपराज्यपाल हो या उपराष्ट्रपति हो, या हम सारे लोग जो बैठे हैं सबकी अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हम मान लीजिए कि राष्ट्रपति या सुप्रीम है, जैसा मैम ने कहा बिल्कुल सुप्रीम है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति के फैसले अगर गलत होते हैं तो इस पर विचार कौन करेगा? प्रधानमंत्री के फैसले अगर गलत होते हैं तो इस पर विचार कौन करेगा? कैबिनेट का फैसला अगर गलत होता है, पब्लिक के अगेंस्ट होता है, जैसा हो रहा है, तो इस पर विचार कौन करेगा? आखिर क्या अकाउंटेबिलिटी प्रधानमंत्री की नहीं है, कैबिनेट की नहीं है? तो इन चिंतन के लिए आपकी बात सही है, पर इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। यही तो बात है, इसकी व्यवस्था नहीं है। जब संविधान बनाया अब ये इसकी व्यवस्था पर विचार विमर्श हो, कोई स्वतः संज्ञान लेते हुए ये बोले कि इसकी अकाउंटेबिलिटी मैं लूंगा, इस पर मैं बोलूंगा या उनको मैं निर्देशित करूंगा, ये तो नहीं हो सकता ना अगर व्यवस्था नहीं है तो। कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं, व्यवस्था नहीं है तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है कि चलो व्यवस्था नहीं है तो हम व्यवस्था बना देते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, जो मैम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राष्ट्रपति के बारे में दिया है वो जस्ट लाइक एडवाइस। ठीक है मैडम, कुछ बोलना भी चाह रही है, फिर संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। जी, मतलब कोई तो होना चाहिए। एक बात मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि प्रेसिडेंट में पास्ट में भी ऐसा है कि कैबिनेट से वो एड और एडवाइस लेता है, ये प्रावधान है हमारे यहाँ। एक मिनट मैम, कुछ बता रही हैं, उसी बारे में बता रही हैं। जी बोलिए। हाँ, तो दोबारा बोलती हूँ कि प्रेसिडेंट के पास ऐसा है, प्रावधान है कि वो किसी भी बात का जो फैसला लेता है, कैबिनेट उसे एड एंड एडवाइस देती है और उसमें जुडिशियल रिव्यू में कंसिडर भी किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई इस किस्म की चीज है। यहाँ पे जो महकमा बिल्कुल बच जाता है वो है जजेस, जुडिशियल।
तो वहां पे अब ये है, जैसे इन लोगों ने टाइम टाइम निर्धारित, ये सब पढ़े लिखे हैं, सब कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ के आए हैं, हाँ। तो मुझे समझ नहीं आया कि टाइम निर्धारित कर कैसे सकते हैं। मैंने अभी विकास जी ऐसी से कोई- यही पूछा कि जो बात जगदीप जी को पता है क्या वो जस्टिस, माननीय जस्टिस को नहीं पता होगी? वो तो ज्यादा जानते होंगे, कानून के जानकार है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप एक बात बताइए, 2019 में जो इलाहाबाद जज है, याद है आपको, जिसका इम्पीचमेंट हुआ था, उनको कहा कि इन्हें इम्पीच हो गए, ठीक है, उन्हें सजा हो गई, 2 साल तक वो जज बने रहे और उसके बाद वो हट गए। ठीक, अभी ये जस्टिस यशवंत वर्मा का जो भाई साहब जिक्र कर रहे थे, हाँ, क्या हुआ? ये जो इन हाउस कमिटीज हैं, क्या यहाँ पे ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि कोई इस किस्म का एक इंडिपेंडेंट महकमा बने जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस करे और इनको भी इस दायरे में लाया जाए? मतलब जो इनकी सुप्रीम अथॉरिटी है, आज आप ये देखिए, ये उनका टाइम लिमिट रखने में तैयार हो गए हैं, किंतु इनका अपनी जवाबदेही कहाँ है? ये कोई छोटा मसला नहीं है। इनको इतना समझ आना चाहिए कि ये जो टाइम, whenever there is a time limit, there is an accountability. अगर सपोज नहीं करता है प्रेसिडेंट, इन्होंने जो टाइम लिमिट किया है, प्रेसिडेंट डजंट डू, क्या करेंगे ये उसमें? ठीक। व्हाट कैन दे डू? व्हाट कैन दे डू? सो व्हाट इज दिस? तो ये जो सेंटर और स्टेट नहीं, बिल्कुल ठीक। आपने जो पहले पॉइंट रखा था, इनकी अकाउंटेबिलिटी, इनकी टाइम बाउंड जो है वो कौन तय करेगा? अब क्योंकि संदीप जी मैं आपको ले नहीं पाया, क्षमा चाहूंगा, अब मैं आपको चर्चा में शामिल करता हूं। काफी मुद्दे आ गए, कुछ बच रहा हो जो आपको लगता हो कि नहीं इसमें ये भी जोड़ना चाहिए, आपने दोनों पहलू सुने हैं, तो वो आप जोड़ें, क्योंकि चर्चा काफी लंबी हो गई। विकास जी ने भी बोला, नवरत्न जी ने भी बोला, और अभी देवकीनंदन जी को भी आपने सुना। मैं आता हूं मैम, एक मिनट बस संदीप जी को सुन ले, मैं आपका फाइनल कमेंट लेता हूं उसके बाद में। पहले संदीप जी आप बोलें। एक बात शायद लोगों ने नहीं बताई होगी, जितने भी पैनलिस्ट थे, कि धनखड़ साहब भी सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं। और जी, ये जो 142 है, पिछले 5-6 साल से हम लोग देख रहे हैं, जहां कहीं इंस्टीट्यूट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां कानून नहीं है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, उनको 142 में पावर मिली हुई है। तो इंस्टीट्यूट में कुछ भी लिखा हो, कानून की किताब में कुछ भी लिखा हो, अगर माननीय को लगता है कि पूर्ण न्याय करने के लिए जरूरी है, तो जो उनके जहन में आ गया है वो सब कुछ बातें वो 142 में लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। और शायद इसीलिए उन्होंने जो है यह मुद्दा उठाया कि विधायिका के कानून का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, संसद के बनाए कानून का कोई मतलब नहीं है, जहां 142 सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक कर दिया। तो यह इन्वोक करते ही तो 500-550 सांसदों की मेहनत, तो 250 राज्यसभा के सांसदों की मेहनत, ये सब तो पानी हो गई। जिस समय 142 इन्वोक कर दिया, उस समय माननीय न्यायाधीश जो लिखना चाहते अपने जजमेंट में लिख सकते हैं, और उस पर सुप्रीम कोर्ट से सवाल नहीं किया जा सकता। दूसरी बात मैं यहां ऐड कर दूं, थोड़ा सा मैं समय ले रहा हूं। आर्टिकल 361 यह प्रोटेक्शन देता है गवर्नर्स को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि उसके द्वारा किए गए कंडक्ट के लिए, अपने ऑफिस के काम के लिए, किसी तरह से कोई क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में शुरू नहीं की जा सकती। तो अदालत करेगी क्या फिर? सवाल इस अदालत से पूछा जाना चाहिए कि यदि प्रेसिडेंट आपके ऑर्डर को नहीं मानते हैं तो आप करेंगे क्या? ठीक, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जोड़ दिया। और देखिए यही होता है। आप मैडम कुछ कहना चाह रही थी, मैं चाहूंगा कि उसको क्लोजिंग कमेंट की तरह भी लूं। मैं ये कहना चाह रही थी कि ये लीगली टेनेबल नहीं है टाइम लिमिट, निश्चित तौर पे। और दूसरा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट वो भी ये जस्टिफाई नहीं करता है। सिंपल एक लाइन है, प्रेसिडेंट इज सुप्रीम, यू कैन गिव एन एडवाइस बट यू कैन नॉट ओवर रीच द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये एक गलत चीज है, और ये इसको रोकने के लिए, इस तरह की चीजों को रोकने के लिए, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया जो हमारा है, जो एक हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिए मुझे लगता है कि ये जो एक विंग है जो अकाउंटेबिलिटी से बच गया है, कायदे में हमारा ध्यान उस पर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी हो रहा है इसको थोड़ा सा अब ये दायरे में लाना बहुत किसकी जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी तय होती क्या होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई
कि अभी आज मैंने जितनी बात की है और जितनी मेरी समझ विकसित हुई कि जगदीप धनखड़ जी कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। और दूसरा, संदीप जी ने जो बहुत संक्षेप में भी अपनी बात रखी, लेकिन बड़े काम के 2-3 पॉइंट रखे, जिसमें एक बात कि चलो नहीं मानेंगे तो करोगे क्या, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अधिकार है, ये भी एक महत्व की बात है। हालांकि देवकी नंदन जी ने जो पॉइंट उठाया वो भी सही है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन, अभी कोई व्यवस्था नहीं है, और अभी कोई व्यवस्था नहीं है तो कोई स्वतः संज्ञान लेते हुए नहीं बोल सकता कि मैं व्यवस्था बनाऊंगा, भले ही वो सुप्रीम क्यों ना हो। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, खबरें जारी हैं।